Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून एवरीवन। ज्ञान सुधा चैनल के तहत आज मैं लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस आपके साथ में डिस्कस करूंगी। मैं डॉक्टर स्निग्धा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल राजस्थान संगीत संस्थान गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जयपुर। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आरएएस, आईएएस, रीट सभी में ये पब्लिक फाइनेंस का पूछा जाता है। और हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे लोक वित्त से आशय। लोक वित्त क्यों, लोक वित्त क्या है, इससे हम समझेंगे। पहले अर्थशास्त्री डॉल्टन के शब्दों में लोक वित्त सरकार में लोक राजस्व जुटाने व खर्च करने का विज्ञान है। लोक वित्त वास्तव में किसी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया गया वित्त प्रबंधन होता है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय व व्यय का आकलन करती है। मतलब रेवेन्यू, आगम, और एक्सपेंडिचर जो उसका व्यय है उसका आकलन करती है। अब लोक वित्त या राजवित्त ये विभिन्न सरकारों की आय एवं व्यय के तरीकों एवं समायोजन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है। लोक निकाय यानी कि पब्लिक बॉडीज़ जिन रीतियों से अपना धन खर्च करते हैं तथा जिन उपायों से आय एवं ऋण प्राप्त करते हैं, उन उपायों व रीतियों को ही लोक वित्त की क्रियाओं का नाम दिया जाता है। ये उपाय राजकोषीय क्रियाएं, फिस्कल ऑपरेशंस कहे जाते हैं। इस प्रकार राजकोषीय क्रियाएं यानी कि जितने भी फिस्कल ऑपरेशंस हैं तथा राजकोषीय नीतियां यानी कि फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, वो सब लोक वित्त के अभिन्न अंग हैं। राजकोषीय क्रियाएं तथा राजकोषीय नीतियों का प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन पर पड़ता है, लिविंग स्टैंडर्ड पर पड़ता है, जीवन स्तर पर पड़ता है, देश के और धन तथा आय के वितरण में पड़ता है, और मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट पर आदि पर पड़ता है। और इससे देश का संपूर्ण आर्थिक जीवन प्रभावित होता है। इसलिए लोक वित्त से देश के प्रत्येक नागरिक का संबंध होता है। और लोक वित्त के लिए इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लोक यानी पीपल और पीपल्स फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम ये देखते हैं कि लोक वित्त के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को अपनी आय की जो भी अर्थव्यवस्था में प्राप्तियां होती हैं और धन का जो व्यय होता है इस प्रकार करना चाहिए ताकि समाज का कल्याण हो सके, और वो कल्याण भी अधिकतम, उसको मैक्सिमाइजेशन किया जा सके, उसके कल्याण के अधिकतम होने में वृद्धि हो सके। जब सरकार कर लगाती है तो अनुपयोगिता या तुष्टिहीनता यानी डिसयूटिलिटी उत्पन्न होती है। और जब सरकार धन का व्यय करती है समाज हित में, पब्लिक में, तो उपयोगिता या तुष्टि गुण यानी कि यूटिलिटी में कुछ वृद्धि होती है। तो इससे सरकार को अपने आय व्यय को इस प्रकार समायोजित करना चाहिए कि उपयोगिता बढ़े तथा अनुपयोगिता कम से कम हो। अर्थात सरकार को लोक साधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि करदाताओं का अंशदान उनको प्राप्त होने वाली लोक सेवाओं की तुलना में कम हो, यानी कि टैक्स कम हो और उनको जो फ़ायदे हो रहे हों वो ज़्यादा। दूसरा सिद्धांत है अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत। इसको प्रोफेसर पीगू ने कहा था। सरकार को लोक वित्त का एक अंश इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि कर नहीं देने वाले पिछड़े वर्गों का भी कल्याण हो सके। तो इसमें मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ये था मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, ये वाला जो सिद्धांत है सामाजिक कल्याण का अधिकतमकरण। तो इस वाले सिद्धांत में वो लोग जो कि टैक्स नहीं दे सकते उनको भी कल्याण, उनको भी फ़ायदा दे सके सरकार। इस प्रकार से सरकार अपना आय व्यय का ब्यौरा करे
भारत में मनरेगा व सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि कार्यक्रम इसी सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जाती हैं, जिससे कि कल्याण जो है वो अधिकतम हो सके। अब हम देखते हैं कि लोक वित्त का महत्व क्या है। अर्थव्यवस्था में संसाधनों यानी प्राकृतिक व मानवीय संसाधन के वितरण में महत्व है। लोगों में आय और संपत्ति के वितरण में महत्व है। आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में महत्व है। आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा साधन जुटाने में महत्व है, जैसे पूंजी निर्माण, उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन करना एवं बेरोजगारी की समस्या को दूर करना। अल्प विकसित या विकासशील देशों में लोक वित्त। विकसित तथा अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में कुछ मूलभूत अंतर होता है। जैसे विकसित देशों की मुख्य समस्या आर्थिक स्थिरता स्थापित करने की होती है, जबकि अल्प विकसित देशों की मुख्य समस्या आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना होता है। इनकी वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य आय एवं व्यय तथा धन के वैषम्य को समाप्त करना, विनियोग को प्रोत्साहित करना तथा आर्थिक स्थायित्व बनाए रखना होता है। विकासशील देशों के आर्थिक विकास हेतु आर्थिक जीवन को नियंत्रित तथा नियमित किया जाना परम आवश्यक होता है। इस कार्य को सरकार राजस्व की क्रियाओं द्वारा संपन्न करती है। तो यह बात तो निर्विवाद है, अनक्वेश्चनेबल है कि इस सत्य है कि अल्प विकसित देशों में राजस्व की नीतियां सार्थक एवं महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। अल्प विकसित व विकासशील देशों में लोक वित्त का महत्व अन्य कारणों से भी बढ़ गया है, जैसे सार्वजनिक बचत की कमी, आर्थिक साधनों को प्राप्त करना, निजी क्षेत्र पर नियंत्रण। अब हम देखते हैं लोक वित्त के घटक कौन कौन से हैं। लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक ऋण, यानी पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट। इसमें आप देख सकते हैं कि लोक राजस्व में क्या क्या है। तो लोक राजस्व में आप देखिए कि दो हमने दे रखे हैं, कर स्रोत और गैर कर स्रोत। तो कर स्रोत में तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों आते हैं, और गैर कर स्रोत में प्रशासनिक आते हैं, वाणिज्यिक आते हैं, और बाजार उधारी वगैरह आते हैं, और घाटे की वित्तीय व्यवस्था आती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर में आयकर और निगम कर दोनों प्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर में वस्तु एवं सेवा कर होता है यानी जीएसटी, और प्रशासनिक में गैर कर स्रोत में प्रशासनिक जैसे फीस व जुर्माने जो हम लेते हैं वो, और वाणिज्यिक यानी कि लोक उपक्रमों से जो अर्जित आय होती है वो, और फिर तीसरा बाजार उधारी आंतरिक यानी कि एसबीआई, एलआईसी बाह्य उधारी, ये सब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कोई उधारी है तो वो, और घाटे का वित्तीय व्यवस्था। ये आपका लोक राजस्व यानी कि पब्लिक रेवेन्यू। फिर है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इसको अनुत्पादक व्यय भी कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली अनप्रोडक्टिव। और जो पूंजीगत व्यय है वो उसको उत्पादक कहते हैं। पूंजीगत व्यय इसलिए उत्पादक माना जाता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट है, फर्दर इनकम इंक्रीज करने की इसमें कैपेसिटी होती है। लोक ऋण यानी कि पब्लिक डेट। पब्लिक डेट में स्रोत के आधार पर आंतरिक ऋण यानी कि एसबीआई और एलआईसी होते हैं स्रोत के आधार पर, बाह्य ऋण होते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, और अवधि के आधार पर अल्पकालिक 1 वर्ष के लिए जो ऋण होते हैं, दीर्घकालिक 20 से 25 वर्षों के लिए होते हैं। उत्पादकता के आधार पर जो ऋण होते हैं वो उत्पादक अवसंरचनात्मक विकास हेतु होते हैं, और अनुत्पादक ऋण माफ़ी, सब्सिडी आदि होते हैं। प्रवृत्ति के आधार पर स्वैच्छिक होते हैं, और अनिवार्य जो होते हैं वो स्वैच्छिक नहीं होते, जो अनिवार्य होते हैं वो वित्तीय आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए बस अनुच्छेद 360 में जो लिखे हुए हैं वो व्यय होते हैं। तो ये तो लोक वित्त के घटक हुए। साथ ही अब सार्वजनिक वित्त का कार्य सरकार के लिए केवल वित्त एकत्रित करना ही नहीं रहा, बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने
तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का भी एक शक्तिशाली साधन समझा जाता है सार्वजनिक वित्त को। अब हम भारत में कर सुधार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर पर आते हैं। कर, टैक्स, यह एक आर्थिक इकाई द्वारा सरकार को किया जाने वाला भुगतान होता है जिसके बदले में सरकार कोई वस्तु या सेवा प्रदान नहीं करती। सरकार द्वारा कर का आरोपण इसलिए किया जाता है कि वह खर्च से संबंधित अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा सके। कराधान की विधियां, मेथड ऑफ टैक्सेशन में प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होता है। इसके अंतर्गत आय में वृद्धि होने पर कर की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात प्रत्येक स्तर की आय एवं उत्पादन के लिए इस विधि में कर की दर समान होती है। आप देख सकते हैं कर की दर परफेक्टली इलास्टिक इसका कर्व बना हुआ है। किसी भी स्तर पे के आय पर ये परफेक्टली इलास्टिक है, आय की दर फिक्स है। प्रगतिशील कर, इसके अंतर्गत कर योग्य आय में वृद्धि होने से सीमांत कर की दर में भी वृद्धि होती है। आय जो 5 लाख तक है कर 0%, 5 से 10 है तो 20%, 10 से अधिक है तो 30%। तो इसको उत्तरोत्तर चूँकि वृद्धि हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, कर की दर बढ़ती है और आय का स्तर भी बढ़ता है। इस विधि की कुछ आलोचनाएं होते हुए भी इसके माध्यम से सरकार को आय का पुनर्भरण एवं आय की समानता स्थापित करने में मदद मिलती है। यह विधि गरीबों के प्रति मित्रवत है और सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य करने में मदद करती है। इस कारण यह प्रणाली विश्व में सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। अब है रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रतिगामी कर प्रणाली। इसके अंतर्गत कर योग्य आय में वृद्धि होने से सीमांत कर दर में गिरावट आती है। इसके तहत अर्थव्यवस्था में करों की दर को आय के साथ इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि यदि आय में वृद्धि हो तो इसके साथ साथ कर की दर कम होती चली जाए। भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इस क्षेत्र में केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेनवेट जो है की वसूली इसी विधि से की जाती है। अब है अध्योगामी कर प्रणाली यानी कि डिग्रेसिव टैक्सेशन। यह एक विशेष प्रकार की प्रगतिशील कर प्रणाली है जिसमें कर योग्य आय में वृद्धि होने से एक सीमा तक सीमांत कर की दर में वृद्धि होती है, फिर वह स्थिर हो जाती है जैसे आयकर। अब हम जानने की कोशिश करेंगे लेफर कर्व क्या होता है। लेफर कर्व अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। यह वक्र अर्थशास्त्री लेफर द्वारा दिया गया था। यह एक कर की दर व कर से प्राप्त होने वाले राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। क्या एक निश्चित कर की दर पर ही अधिकतम कर संग्रहण होता है, इससे अधिक कर दर होने से कर चोरी की स्थिति उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं यहाँ कर राजस्व और ये कर दर है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यह कर व्यक्तियों और कंपनियों की आय एवं संपत्ति पर लगाए जाते हैं और इनके भार को दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, अर्थात कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति या फर्म पर होता है। यह सामान्यतः प्रगतिशील कर प्रणाली के आधार पर लगाए जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, स्टाम्प ड्यूटी कर, पूंजीगत लाभ कर। अप्रत्यक्ष कर यह कर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर लगाए जाते हैं। इनके कर भार को पूर्णतया या आंशिक रूप से दूसरों पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह आनुपातिक आधार पर लगाए जाते हैं, किंतु इनका प्रभाव प्रतिगामी माना जाता है, जैसे जीएसटी। अब हम और कुछ टेक्निकल चीज़ें जो पूछे जाते हैं वो है टैक्स एवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग और सरचार्ज, उपकर, सेस। इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या है। कर अपवंचन, टैक्स अवॉइडेंस, यह कर प्रणाली संबंधी विधानों, सहायक विधानों के उपयोग द्वारा कर देने से बचने की प्रक्रिया। यह गैर कानूनी नहीं मानी जाती, जैसे छूट, अस्पष्ट भाषा का प्रयोग। कर चोरी, टैक्स इवेजन, अपनी आय को प्रदर्शित नहीं करना, कर चोरी करते हुए
कर नहीं चुकाना यह गैर कानूनी गतिविधि मानी जाती है। टैक्स प्लानिंग कानूनी माध्यम द्वारा कर प्रावधानों का उचित उपयोग करके कर देयता को कम करना टैक्स प्लानिंग कहलाता है। और यह जो सरचार्ज है यह कर पर एक अतिरिक्त भार कर होता है जिसका उद्देश्य अस्थायी रूप से राजस्व में वृद्धि करना तथा कर प्रणाली को अधिक प्रगतिशील बनाना होता है। उपकर यानी सेस यह भी कर पर एक अतिरिक्त भार होता है जो किसी विशेष क्षेत्र को वित्त प्रदान करने के लिए लगाया जाता है, जैसे शिक्षा कर। भारत में कर संरचना अब हम देखते हैं इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर में भारतीय संविधान के तहत करों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 268, 268 का 269 और 270 में कर लगाने के लिए कहा गया है, संग्रहित कर करने के लिए कहा गया है, और विनियोजित करने के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच करों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर करों का कोई स्पष्ट आवंटन नहीं किया गया है। भारत की वर्तमान कर संरचना में राज्यों द्वारा लगाए गए करों का उपयोग राज्यों द्वारा किया जाता है, वहीं केंद्र द्वारा लगाए गए करों का बंटवारा केंद्र व राज्य दोनों के मध्य किया जाता है। इन करों का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र द्वारा राज्यों को हस्तांतरित किया जाएगा इसका निर्धारण वित्त आयोग करता है। और जिस गठन अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग का गठन होता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। अच्छी कर प्रणाली के गुण क्या होने चाहिए अब हम वो देखते हैं। अच्छी कर प्रणाली में अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश व व्यय को प्रभावित किए बिना अधिकतम संग्रहण व न्यूनतम लागत के आधार पर कर संग्रहण किया जाए। कर प्रणाली न्याय संगत होने के साथ साथ समता आधारित हो। कर की गणना, इसकी फाइलिंग व वसूली इत्यादि को प्रशासनिक दृष्टि से सरल होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों से करों का अनुपातिक संबंध होना चाहिए, जैसे आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ने पर कर संग्रहण बढ़े तथा इसके कम होने पर कर भार स्वतः कम हो जाए। संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने वाले पर कर भार कम हो तथा अकुशल दोहन करने वाले पर कर भार अधिक होना चाहिए। फिर 6 है कि कर प्रणाली पारदर्शिता से युक्त होनी चाहिए तथा नीतिगत परिवर्तनों के अनुरूप प्रयोगशील भी होनी चाहिए, जिससे कि आवश्यकता अनुसार कर प्रणाली में नीतिगत सुधार किए जा सके। अब हम देखेंगे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल GAAR। यह 1 अप्रैल 2017 से लागू कर प्रत्यक्ष कर प्रणाली में से एक प्रावधान है ये, जिसका उद्देश्य फर्मों द्वारा कर प्रणाली के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है, जैसे कर छूटों, अस्पष्ट भाषा आदि का दुरुपयोग। इसके अंतर्गत कर अधिकारियों को यह विवेकाधीन शक्ति दी जाती है कि वह किसी फर्म द्वारा टैक्स अवॉइडेंस के उद्देश्य से किए जाने वाले लेन देन की स्थिति में उस फर्म को उस कर संबंधी छूट से वंचित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कर अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारतीय कर अधिनियमों एवं DTAA के कुछ प्रावधानों को अनदेखा उल्लंघन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गार के लाभ। इससे कर प्रणाली की छूटों, कटौतियों, अस्पष्ट भाषा आदि का दुरुपयोग रुक जाता है। DTAA के तहत टैक्स अवॉइडेंस रुकने से कर आधार बढ़ेगा, जिससे कर राजस्व में वृद्धि होती है। राउंड ट्रिपिंग यानी ब्लैक मनी को वाइट करना पर अंकुश लग जाता है। और एंजल टैक्स जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी अपने शेयर को फेयर मार्केट मूल्य से अधिक कीमत पर बेचकर पूंजी जुटाती है तो आयकर विभाग इस अतिरिक्त राशि पर आयकर जमा कराने का नोटिस भेजता है। सामान्य शब्दों में इसे एंजल टैक्स कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 से मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। गूगल टैक्स। ऑनलाइन सर्च इंजन जैसे गूगल, सोशल साइट जैसे फेसबुक इत्यादि विज्ञापन करते हैं तथा इनका टैक्स उस देश में देते हैं जहां इनका उद्भव है। इस प्रकार ये गंतव्य देश में टैक्स का भुगतान नहीं करते। अतः ऑनलाइन विज्ञापन पर सरकार द्वारा गूगल टैक्स लगाया गया है। यह ऑनलाइन मार्केटिंग पर लगाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। भारत में प्रत्यक्ष करों में सुधार हुआ है, उस पर बात करते हैं।
1980 के दशक में दीर्घकालीन मौद्रिक नीति की घोषणा करने के बाद से सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर सुधारों से संबंधित कई प्रयास किए गए। प्रत्यक्ष करों को समेकित करने हेतु सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें 1990 के प्रारंभ में राजा जे चलेया समिति, विजय स्केलकर समिति 2002 में और हाल ही में गठित ईश्वर पैनल समिति सम्मिलित हैं। इसके अलावा भारत में प्रत्यक्ष कर कानून को सरल बनाने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास प्रत्यक्ष कर संहिता DTC का निर्माण भी सम्मिलित है। DTC भारत के प्रत्यक्ष कर कानूनों की संरचना को संशोधित तथा समेकित कर और उसे सरल बनाकर एक एकल विधान के रूप में रूपांतरित करेगा। क्रियान्वयन के पश्चात DTC आयकर एक्ट 1961 और संपत्ति एक्ट 1957 को प्रतिस्थापित करेगा। 2009, 2010, 2013 में DTC के 3 मसौदा कानून जारी किए गए थे। DTC 2013 में प्रस्तावित किया गया था। GAAR जनरल एंड अवॉइडेंस रूल, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी CFC पर कराधान, भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरित की रेजिडेंसी और कर हेतु कसौटी निर्धारक करने के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नियमों का निर्माण, सरकार के अनुसार DTC में प्रस्तावित कर सुधार। वर्तमान में लागू कर विधानों में समाहित कर लिए गए हैं। इसके उपरांत सरकार द्वारा कानून के अस्पष्ट प्रारूपण में से उत्पन्न मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों को संशोधित करने हेतु न्यायमूर्ति IV ईश्वर की अध्यक्षता में 10 दिवसीय समिति का गठन किया गया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे इनकम कंपटीशन और डिस्क्लोजर सिस्टम पर बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल जो कि पूछे जाते हैं, ये वो टॉपिक्स हैं। थैंक यू सो मच।